हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो अब हम आ गए हैं फिर से फाइनल रिवीजन्स की तरफ। अभी तक आपको डिस्टर्ब नहीं किया, उसके पीछे रीजन यही था कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बाकी सब्जेक्ट्स से बिजी थे, लेकिन अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हमारे पास सिर्फ 3 से 4 दिन है और इन 3 से 4 दिनों में हमें अपना पूरा जो भी अभी तक हमने SST रिवाइज किया है उसको फिर से एक ओवरव्यू लेना है और अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है। तो हम बहुत स्पीड में चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे और आपका जो भी कंफ्यूजन आपकी होगी उसको हम इस लेक्चर्स के थ्रू दूर करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, मान लिया कि अभी भी कोई कंटेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस पर अलग से कोई लेक्चर आप चाह रहे हैं या कुछ अलग से सपोर्ट चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या मैं पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मैंने चैप्टर ले रखा है नेशनलिज्म इन इंडिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री का आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो हम देखेंगे कि इंडिया में हाउ डिड नेशनलिज्म इमर्ज इन एशिया एंड अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका में कैसे नेशनलिज्म इमर्ज हुआ था। सो द नेशनलिज्म मूवमेंट और नेशनलिस्ट मूवमेंट इन एशिया एंड अफ्रीका इमर्ज्ड एज एन अपोजिशन टू इंपीरियलिज्म, है ना। तो इंडिया में और जैसे एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज में जो नेशनलिज्म आया था वो अपोजिशन में था, किसके? इंपीरियलिज्म के। ठीक है, और आप सभी पढ़ चुके हैं कि इंपीरियलिज्म क्या है, जहां पर कोई इंपीरियल पावर अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड करने के लिए दूसरे कंट्रीज को फोर्सफुली कैप्चर कर लेता है और वहां के पॉलिटिक्स को, वहां के लोगों को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है, तो इसे कहते हैं इंपीरियलिज्म। सो पीपल ऑफ इंडिया बिगैन टू डिस्कवर दियर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ दियर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लोगों ने भारत में अपने यूनिटी को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आजादी की लड़ाई में खोजने की कोशिश की और यही भारत के लिए एक राष्ट्रवाद का उत्थान था। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर और देखते हैं कि इसमें आगे और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है गांधी जी, और गांधी जी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है इसमें, क्योंकि गांधी जी के ही ज्यादातर मूवमेंट इसमें बताए गए हैं। सो गांधी जी को अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज जो गांधी जी से इसमें पूछी जा सकती है वो है गांधी जी का सत्याग्रह। व्हाट वाज द सत्याग्रह ऑफ गांधी जी, है ना। गांधी जी का सत्याग्रह क्या था? व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह ऑफ गांधी जी, है ना। So while people were facing these hardship, Gandhi ji emerged on the Indian political sense with his unique tool of satyagraha. Unique tool का मतलब क्या है कि ये एक नई चीज थी। नई चीज का मतलब कि ये इस तरह का प्रोटेस्ट करने का तरीका था जो अभी तक इंडिया में पहले यूज नहीं किया गया था, और गांधी जी ने इसे साउथ अफ्रीका में यूज किया और इससे उनको सफलता भी मिली। तो सत्याग्रह क्या है? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इट वॉज अ यूनिक वेपन टू फाइट इनजस्टिस, है ना। अन्याय के साथ लड़ने के लिए ये एक यूनिक वेपन था। क्या था? यूनिक वेपन क्या था? इट वॉज अ नॉवेल मेथड ऑफ मार्क्स एगिटेशन। इट स्ट्रेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। ये किन चीजों की बात करता है? गांधी जी कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग प्रोटेस्ट कैसा होना चाहिए? वो बेस्ड ऑन ट्रुथ होना चाहिए। इट मींस लड़ाई आपकी सत्यता पर, सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए। दूसरी, नॉन वायलेंस होनी चाहिए। नॉन वायलेंट इट मींस बिल्कुल भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। एंड पीसफुल होनी चाहिए, शांतिपूर्वक होनी चाहिए। क्लियर? पीसफुल होनी चाहिए। और एक मास एगिटेशन में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से चलें तो हम अपने दुश्मन से बिना हथियारों के लड़े जीत सकते हैं, है ना। तो इसमें गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी हैड ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। ही ऑल्सो अगेंस्ट इट sorry he also organized it in Champaran, his first satyagraha in 1917, and then Kheda and then Ahmedabad mill in Gujarat। तो गांधी जी ने इन सत्याग्रह मूवमेंट को कई जगह पर इस्तेमाल किया। आइए समझते हैं कि सत्याग्रह कौन कौन से हुए। तो सबसे पहला सत्याग्रह जो था, फर्स्ट सत्याग्रह, वो था चंपारण। चंपारण सत्याग्रह आपके लिए बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 1917 में हुआ। 1917 कहां हुआ? बिहार में हुआ। बिहार किस लिए हुआ? फोर्स्ड इंडिगो प्रोडक्शन के अगेंस्ट हुआ था। किसके? फोर्स्ड इंडिगो प्रोडक्शन। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है रीजन कि किस लिए हुआ था। फोर्स इंडिगो प्रोडक्शन के लिए। दूसरा सत्याग्रह कहां होता है? तो दूसरा होता है खेड़ा में। खेड़ा कहां है? खेड़ा कब हुआ? 1918 में। 1918 में। कहां पर है ये? तो ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। किस लिए हुआ था? तो टैक्स रिलैक्सेशन के लिए हुआ था। वहां के पीजेंट्स की क्रॉप फेलियर हो गई थी, तो ये टैक्स रिलैक्सेशन के लिए हुआ था। देन थर्ड कहां हुआ? अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल
कॉटन मिल वर्कर्स, टेक्सटाइल मिल, ये भी 1918 में हुआ, 1918। और ये किस लिए हुआ था? वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने के लिए, है ना, वर्कर्स सैलरी। तो एक तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। दूसरी चीज याद होनी चाहिए कि इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है कि इनको 1 बाय 1 सेट करिए। अच्छा, मैपिंग के लिए भी ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि मैपिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई पहली चीज कि गांधी जी का सत्याग्रह क्या है और गांधी जी के सत्याग्रह के मेथड क्या क्या है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं। और फिर हम बात करेंगे कि सत्याग्रह गांधी जी ने कहां कहां पर किया, है ना। तो फर्स्ट सत्याग्रह चंपारण, सेकंड खेड़ा, थर्ड आपका हो गया अहमदाबाद मिल। ठीक, रीजंस भी मैंने बता दिए। प्लेस बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि मैपिंग में भी आ सकता है। नेक्स्ट जो है इसका इंपॉर्टेंट वो आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट याद रखिए। और ये कब आया था? ये 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट 1919 क्या था ये देखते हैं। सो द रॉलेट एक्ट वाज पोज्ड इन 1919 इन द इंपीरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल इट मींस कि जो ब्रिटिशर्स की काउंसिल थी, गवर्नमेंट थी, उसने 1919 में एक कानून पास किया, इसे नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। अब ये क्या था? दिस एक्ट एम्पावर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट नेशनलिस्ट एंड इम्प्रीजेंट देम फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल, है ना। इसका मतलब ये था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर देती थी कि इंडिया के जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स करने वाले लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो नेशनलिस्ट हैं या किसी तरह के आंदोलन में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन्हें वो ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट ट्रायल, बिना किसी मुकदमे के, कितने साल के लिए? 2 years के लिए डिटेन कर सकती थी। डिटेन करना मीन्स अरेस्ट करना, कैद करना, है ना। आज हम जानते हैं ना, बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर किया भी जा रहा है तो 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो ये जो रॉलेट एक्ट आया, इसको ब्लैक लॉ कहा गया। क्या कहा गया? इंडियंस ने से ब्लैक लॉ कहा, काला कानून, ब्लैक लॉ। क्यों कहा? क्योंकि ये इंडियंस को फोर्सफुली ब्रिटिशर्स के थ्रू अरेस्ट करने का एक ऑर्डर रिलीज करता था। तो गांधी जी लॉन्च द मूवमेंट अगेंस्ट दिस अनजस्ट एक्ट। इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ गांधी जी ने एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया। और इसमें क्या क्या हुआ? शॉप्स वर क्लोज्ड। आप कैसे लिखेंगे? शॉप्स वर क्लोज्ड एंड वर्कर्स ऑफ द रेलवे वर्कशॉप वेंट ऑन स्ट्राइक्स। वर्कर्स जो रेलवे वर्कशॉप के थे वो कहां चले गए? स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल पे चले गए। रैलीज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस एक्ट वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। इस एक्ट के अगेंस्ट जो रैलीज प्रोटेस्टर्स की थी, वो बहुत सारे सिटीज में रैलीज निकाली गई। तो अब गवर्नमेंट भी चुप नहीं बैठेगी, है ना। गवर्नमेंट भी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वालों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेगी। खत्म करने का मतलब कि उनके प्रोटेस्ट को खत्म करना। सो अलाउड बाय द लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द मूवमेंट, द गवर्नमेंट अरेस्टेड प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ अमृतसर, है ना। अमृतसर के जो प्रोमिनेंट लीडर थे कौन कौन से थे? तो आपके बुक में नहीं लिखा है लेकिन बता देता हूं। डॉक्टर सत्यपाल थे, डॉक्टर सत्यपाल, एंड सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। ये अमृतसर के 2 फेमस लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर उस समय। मतलब पॉलिटिकल लीडर मीन नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड कर रहे थे और ब्लैक लॉ के अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई थी और गवर्नमेंट ने इनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया था इसी रॉलेट एक्ट के थ्रू। अब क्या हुआ कि इन लोगों को जेल से छुड़ाने के लिए और इनके अरेस्ट के अगेंस्ट अपना एक अपोजिशन एक्सप्रेस करने के लिए लोग प्रोटेस्ट करने लगे। और वो दिन था 13 अप्रैल ऑफ 1919, है ना। 13 अप्रैल इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ही बुरा दिन रहा, 13 अप्रैल ऑफ 1919। और लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में आए। क्यों आए थे? कुछ लोग आए इसमें बैसाखी फेयर अटेंड करने के लिए, क्योंकि यहां हर साल क्या लगता था? बैसाखी का मेला लगता था, बैसाखी फेयर। और कुछ लोग आए थे इन्हीं लोगों के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स को के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, इनके अरेस्ट के अगेंस्ट जो ब्रिटिशर्स ने काम किया था उसमें प्रोटेस्ट करने के लिए। अब ये गांव के भोले भाले लोग थे, इनको ये नहीं मालूम था कि इसके पहले ब्रिटिशर्स ने इन मूवमेंट्स को सप्रेस करने के लिए क्या लगा रखा है? मार्शल लॉ लगा रखा है। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ क्या होता है आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो बता देते हैं। मार्शल लॉ होता है जब इमरजेंसी लगी हो या कर्फ्यू लगा हो और सैन्य कानून चल रहा हो। सैन्य कानून मतलब कि गवर्नमेंट के हाथ में पावर ना होकर सीधे सेना के हाथ में पावर होगी। उस समय सेना चीजों को सही करने के लिए कुछ भी कर सकती है, गोली चला सकती है, लोगों को जेल में बंद कर सकती है, मार सकती है, कुछ भी करे, तो उसे कहते हैं मार्शल लॉ, सेना का कानून। तो जो सेना का शासन लगा था
उसमें लीड कर रहे थे अमृतसर के आसपास जो जनरल थे, उनका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर को पता चलता है कि बैसाखी फेयर लगा हुआ है, प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं और मार्शल लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं, जबकि इन लोगों को मालूम ही नहीं था कि मार्शल लॉ जैसी क्या चीज होती है, न्यूज ही नहीं पहुंची थी यहां तक। तो इन जनरल डायर ने क्या किया कि बहुत सारे अपनी आर्मी के सोल्जर्स को लिया, पुलिसमैन को लिया, और उसके बाद में अमृतसर के जलियांवाला बाग में गए। और जलियांवाला बाग में क्या था, एंट्री और एग्जिट का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक नैरो पैसेज था, पतला सा गलियारा, और उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद उन्होंने सोल्जर्स को खड़ा किया और फिर प्रोटेस्टर्स के ऊपर और वहां जो भोले भाले लोग थे उनके ऊपर गोलियां चलवा दी, ओपन फायर, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए और इसी को नाम दिया गया जलियांवाला बाग मैसकेयर, जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार। तो जलियांवाला बाग लिखने के लिए अगर मान लिया आता है तो जलियांवाला बाग क्यों हुआ था, उसके पीछे रीजन आप देंगे रॉलेट एक्ट एंड अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। तो आइए इसको हम समझते हैं कि लिखेंगे कैसे। हम ऐसे लिखेंगे कि गांधी जी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। गांधी जी को सबसे पहले दिल्ली में आने से रोक दिया गया कि गांधी जी आएंगे तो दिल्ली में हड़ताल करेंगे, रैलीज निकालेंगे, प्रोसेशन करेंगे तो लोग परेशान होंगे, मतलब गवर्नमेंट परेशान होगी। सो ऑन 10 अप्रैल 1919 द पुलिस फायर्ड ऑन अ पीसफुल प्रोसेशन। पुलिस ने एक शांतिपूर्वक जा रहे जुलूस के ऊपर गोलियां चला दी। सो पीपल रिटेलिएटेड बाई अटैकिंग बैंक्स एंड रेलवे स्टेशन। लोगों ने बैंक्स और रेलवे स्टेशन पे अटैक करना शुरू किया। अब गवर्नमेंट के हाथ में जब कुछ नहीं रह गया तो गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया, है ना। सो ऑन 13 अप्रैल अ लार्ज क्राउड असेंबल्ड at Jallianwala Bagh protesting against the arrest of some of their leaders who criticized the government for passing the Rowlatt Act. So General Dyer blocked the exit of the both. आप देखें एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता था। जनरल डायर ब्लॉक द एग्जिट ऑफ द बाग एंड फायर्ड ऑन द अनआर्म्ड क्राउड, है ना। जो निहत्थे लोग थे, जो निहत्थी भीड़ थी, अनआर्म्ड, है ना, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी। तो दिस रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ हंड्रेड्स पीपल। सैकड़ों लोग मारे गए। और इन पीपल इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द किलिंग्स ऑफ द जलियांवाला बाग। बहुत सारे उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, इन क्षेत्रों में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत ब्रूटली रिप्रेस किया। लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया, उनको कोड़े मारे, उनसे नाक रगड़वाई, उनसे सैल्यूट करवाया, ह्यूमिलिएट किया गया, बमबारी, गांव में बमबारी भी की गई, है ना। तो जलियांवाला ये आ सकता है और इसमें बहुत सारा मटेरियल लिखने के लिए है, लेकिन आपको सिर्फ की पॉइंट्स याद रखने हैं। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन अब हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था और इसमें गांधी जी ने क्या क्या चीजें की। सो फीचर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। सो गांधी जी बिलीव दैट इफ इंडियंस डू नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश द लेटर विल हैव टू लीव इंडिया, है ना। मतलब अगर गांधी जी ये मानते थे कि अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिशर्स को एक समय के बाद इंडिया छोड़ देना पड़ेगा। रीजन क्या है? गांधी जी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज इज फेमस बुक। और हिंद स्वराज में उन्होंने अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस किया और उन्होंने बताया कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपनी गवर्नमेंट खुद नहीं एस्टेब्लिश की है। इंडिया में ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट इंडियंस की मदद से एस्टेब्लिश हुई है, उनके कोऑपरेशन से एस्टेब्लिश हुई है। तो अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स से कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिशर्स का जो ये रूल है वो कुछ दिन में कोलैप्स हो जाएगा। So he proposed to the people that government titles should be surrendered and people should resign from civil services, government run educational institutions and legislative councils. It also included the boycott of foreign goods. गांधी जी ने यहां पर बहुत सारी चीजें बोली। अब हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन की। तो नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले गांधी जी ने हिंद स्वराज में अपने ओपिनियंस को दे दिया था कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1921। 1921। इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो कुछ चीजें आती हैं, जैसे इन 1920 देयर आर 2 सेशंस ऑफ कांग्रेस। वन इज इन Calcutta and other is in Nagpur। ठीक। इन सेशंस में 2 काम हुए थे। पहला काम, एक तो खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने कांग्रेस को कन्विंस किया कि खिलाफत मूवमेंट को भी नॉन कोऑपरेशन में ऐड किया जाए, और फिर यह तय हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब
1921 जनवरी से स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए। तो 1921 जनवरी से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं, नाम आ ही गया है खिलाफत मूवमेंट का, तो आइए सबसे पहले इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाएंगे आप कि आखिर सर खिलाफत मूवमेंट छोड़कर नॉन कॉपरेशन पर कैसे आ गए। हालांकि टाइम बहुत कम है, रिवीजन बहुत तेजी से करना है। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट देखिए, जैसे आज के टाइम देख रहे हैं ना कि बहुत सारा वॉर हो रहा है। अभी कल देखा आपने, वो इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया, फिर ईरान ने उसको वापस अटैक किया है ना, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इजराइल का, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो ऐसे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 टू 1918। इस वर्ल्ड वॉर में उस समय जो टर्की था, हालांकि इस समय उसका नाम क्या है? टर्कीये। टर्की का जो रूलर था वो इस्लामिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कैलिफ माना जाता था। कैलिफ मींस क्या होता है? खलीफा। जैसे इस समय आपका ईरान का कैलिफ है, खलीफा है ना, क्या नाम है? अयातुल्ला खामेनेई, है ना। तो कैलिफ को एब्डिकेट करने की बात हुई। ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने टर्की को इन्वेड किया है और जीत लिया है, और अब कैलिफ को उसकी पोस्ट से हटाया जा रहा है। तो जहां जहां भी जो भी मुस्लिम लोग थे पूरे वर्ल्ड में, उन लोगों ने अपने स्पिरिचुअल लीडर को बचाने और उसकी पावर को रिस्टोर करने के लिए मूवमेंट्स लॉन्च किए। हालांकि इंडिया से दूर दूर से इस मैटर से कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि इंडिया में मुस्लिम्स रहते थे और वो उनको वो अपना लीडर मानते थे कैलिफ को, इसलिए यहां भी मुस्लिम्स ने ये चीज स्टार्ट की। गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि अगर हम खिलाफत मूवमेंट को अपने साथ जोड़ लें, मतलब इसको अपना सपोर्ट दे दें, तो मुस्लिम्स को भी हम हिंदूज के साथ, दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ एक अम्ब्रेला के नीचे ला सकते हैं और फिर एक मास मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब गांधी जी ने ये कैसे किया? तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने वाले दो भाई थे जिनका नाम था अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स के नाम से उनको जाना जाता है। कौन कौन से थे? शौकत अली एंड मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, ये लोग गांधी जी से मिले और गांधी जी से इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे मूवमेंट में हमारा सपोर्ट करिए। गांधी जी ने कांग्रेस की मीटिंग करी और उसमें उन्होंने कन्विंस कर दिया कांग्रेस को कि अगर हम खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स का साथ देते हैं तो नॉन कोऑपरेशन में मुस्लिम हमारा साथ देंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है 1921। गांधी जी ने कहा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंस्टेंटली ऐसे ही नहीं स्टार्ट होगा, हम इसको पूरे प्लानिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। कैसे? सबसे पहले लोग अपने अपने टाइटल सरेंडर करेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स ने जिसको जिसको टाइटल दे रखे, जैसे पहले भी ऐसे लोग थे इंडिया में, रिच क्लास सोसाइटी के प्रिविलेज लोग, जिनको ब्रिटिशर्स ने बड़े बड़े टाइटल्स दे रखे थे। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स के इतने टाइटल हैं वो उन्हें वापस करिए। दूसरा क्या उन्होंने कहा कि जब ब्रिटिशर्स के टाइटल वापस कर दिए जाएंगे तो जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इट मींस उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, सिविल सर्वेंट हो, ये लोग अपनी पोस्ट से रिजाइन देंगे, उनके लिए कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है? नॉन कोऑपरेशन है, असहयोग करना। हम उनके किसी काम में मदद नहीं करने वाले। उनके हॉस्पिटल्स में कोई नहीं जाएगा, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो ब्रिटिशर्स ने सेटअप किए हैं उसमें पढ़ाई करने कोई स्टूडेंट नहीं जाएगा, ना कोई टीचर पढ़ाने जाएगा। ऐसे ही उन्होंने बताया कि जितने फॉरेन गुड्स हैं जो ब्रिटिशर्स लेकर आते हैं और इंडिया में बेचते हैं, उन्हें हम बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट करना मतलब उनका हम तिरस्कार कर देंगे, उनको हम छोड़ देंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो नॉन कोऑपरेशन में थी। तो आप कैसे लिखेंगे? उन्होंने कहा सबसे पहले कि ही प्रपोज टू द पीपल ऑफ इंडिया दैट गवर्नमेंट टाइटल शुड बी सरेंडर्ड। गवर्नमेंट टाइटल शुड बी सरेंडर्ड, फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड पीपल शुड रिजाइन फ्रॉम सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इनके आने वाले इलेक्शंस में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई पार्टी नहीं करेगी। और फिर उन्होंने कहा इट ऑल्सो इंक्लूडेड दैट बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, मतलब जितने फॉरेन गुड्स हैं उसे भी बाइकआउट किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो ये रेजोल्यूशन कब पास हुआ? इन नागपुर सेशन दिसंबर 1920। तो नागपुर सेशन हुआ दिसंबर 1920 में, है ना। इट मींस याद रखिए, नॉन कोऑपरेशन का रेजोल्यूशन नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में पास हुआ। तो रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड इन नागपुर in December 1920. So after the movement was launched, thousands of students left government schools and colleges in many cities, as well as teachers from these schools resigned and lawyers gave up their practices. The council elections were boycotted in most provinces except in Madras. मद्रास में नहीं बाइकआउट किया। मद्रास की एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी स्पेशली दलित्स लीड कर रहे थे। तो दलित्स का यह मानना था कि हम इलेक्शंस को बाइकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि जो ब्राह्मण्स हैं या जो अपर कास्ट पीपल हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, जो रिच हैं, है ना, वो सिर्फ पॉलिटिकली पावर पाने से हम उनके बराबर पहुंच सकते हैं। तो हम इलेक्शन बाइकआउट नहीं करेंगे, हमें उनके बराबर पहुंचना है, तो हम इलेक्शंस लड़ेंगे, है ना। तो कौन सी पार्टी ने बाइकआउट नहीं किया था मद्रास में? याद रखिएगा, जस्टिस पार्टी। क्या नाम था? जस्टिस पार्टी। तो नेक्स्ट आता है द काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकआउटेड। अब हम देखेंगे एज अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट फॉरेन गुड्स को भी बाइकआउट किया गया। फॉरेन गुड्स वर बाइकआउटेड एंड स्ट्रेस was laid on the use of Swadeshi
प्रोडक्ट्स, स्वदेशी प्रोडक्ट्स पर जोर डाला गया कि अपने देश की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करिए। तो दिस लेड टू डिक्लाइन इन इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। अब जब लोगों ने फॉरेन गुड्स को खरीदना बंद कर दिया तो फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट इंडिया में डिक्लाइन होने लगा। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, जो कोई कंट्री से किसी सामान को अपने देश में मंगाते हैं। अब ब्रिटिशर्स ने इंडियन टेरिटरी को एक मार्केट की तरह यूज किया हमेशा, तो उनको दो दो चीजें मिल रही थी, रॉ मटेरियल भी मिल रहा था, हमारा ही रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, उससे कोई सामान बनाकर लाया और इंडिया में ही बेच दिया, है ना। तो इससे क्या हुआ कि बाइकॉट से ज्यादातर इंपोर्ट कम हुआ, और इंपोर्ट कम होने से ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी पर थोड़ा बहुत बुरा असर जरूर पड़ा। अब प्रॉब्लम यह थी कि हमने मूवमेंट तो स्टार्ट कर दिया और मूवमेंट अच्छा भी चलने लगा, लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे थे, टीचर्स ने बाइकआउट कर दिया, लॉयर्स ने कर दिया, स्टूडेंट्स ने कर दिया, लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, लोगों ने फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर दिया। अब प्रॉब्लम यह थी कि हमारे पास कोई अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन नहीं था, ना ही एजुकेशन में, ना हॉस्पिटल में, ना कोर्ट, ना ही आपके अल्टरनेट फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करेंगे तो भाई हमारे पास अपने गुड्स होने चाहिए, और अपने गुड्स हमारे पास है नहीं। तो दैट्स वाई लोगों ने कुछ समय तक तो पार्टिसिपेट किया बढ़ चढ़ के एंथुसियास्टिकली, लेकिन आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड टू रीजॉइन द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, बिकॉज उनके पास अपने लिए कोई अल्टरनेट ऑप्शन, इंडियंस नहीं थे, इंडिया के अल्टरनेट ऑप्शन नहीं थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश क्लॉथ्स के कंपैरिजन में इंडिया में स्वदेशी जो खादी बनता था, खादी का कपड़ा, ये बहुत महंगा होता था। तो जो पुअर पीपल थे, ज्यादातर पुअर ही थे उस समय, तो वो खादी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए कुछ समय तो ब्रिटिशर्स के गुड्स को बाइकआउट किया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस खरीदना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि कब तक बाइकआउट करेंगे, है ना। नेक्स्ट आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अमंग ट्राइबल पीपल। अब एक नाम यहां आपने सुना, अल्लूरी सीताराम राजू, ही वाज वेरी फेमस इन हिज सोसाइटी। तो अल्लूरी सीताराम राजू बिलोंग टू द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ये कहां से बिलोंग करते थे? गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो अल्लूरी सीताराम राजू को मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, अल्लूरी सीताराम राजू, ये ट्राइबल थे। ये कौन थे? ट्राइबल। अब अल्लूरी सीताराम राजू का नाम यहां क्यों आया है? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी को ये भी सपोर्ट कर रहे थे, और ये गांधी जी के आइडियोलॉजीज पर बिलीव करते थे, सिर्फ एक ही चीज पर बिलीव नहीं करते थे, गांधी जी पूरी तरह से नॉन वायलेंस पर की बात करते थे, और इनका मानना था कि बिना वायलेंस के हम फ्रीडम नहीं ले सकते। सो द मूवमेंट सून स्प्रेड अमंग द ट्राइबल रीजन्स ऑफ इंडिया। Various tribes protested against the government because the British denied after the traditional rights in the forest and they were also forced into the begar। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ट्राइबल्स का क्या रोल था। ट्राइबल्स जनजातियां जो जंगलों में, पर्वतों पर रहती हैं, जिनका एक अलग डिस्टिंक्ट टाइप का कल्चर होता है। तो अब क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया फॉरेस्ट सोसाइटीज, उसमें बताया गया कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट को कैप्चर करने के लिए, उन्हें अपने लिए यूज करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए। उन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया, ट्राइबल क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ले आए वो, है ना, ये भी पढ़ा आपने क्लास 9 में। ऐसे ही उन्होंने फॉरेस्ट रूल्स बनाए, फॉरेस्ट लॉज, जो ट्राइबल्स पीपल थे इनको फॉरेस्ट के ट्रेडिशनल राइट्स से अलग कर रहे थे कि ये फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते। तो ट्राइबल्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत अलग अलग प्लेसेस, जैसे बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, बिरसा मुंडा ने भी प्रोटेस्ट किया। मुंडा जो आपका, जिसको कहते हैं उलगुलान मूवमेंट, क्या कहते हैं? उलगुलान मूवमेंट, झारखंड, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्लास 8 में पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिशनल राइट्स जो थे ट्राइबल्स के, उनको छीन लिया था, अब ये फॉरेस्ट में नहीं जा सकते। दूसरी तरफ ये था कि ये ट्राइबल से बेगार करवा रहे थे। बेगार मींस क्या होता है? फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट, बिना पेमेंट दिए किसी से फोर्सफुली काम करवाना, ये है बेगार। ये क्या है? बेगार। So the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel woods and fruits also. So this infuriated the tribals। एंगर क्रिएट करना, इन्फ्यूरिएट मतलब क्या होता है? फ्यूरियस मतलब क्या होता है? एंगर क्रिएट करना। ट्राइबल पीपल में इन सब चीजों को लेकर एंगर क्रिएट हुआ, और आंध्र प्रदेश की जो हिल्स थी वहां पर इसको अल्लूरी सीताराम राजू लीड कर रहे थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू इंस्पायर्ड द ट्राइबल्स टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट एंड वियर खादी क्लॉथ्स। हाउएवर ही बिलीव्ड दैट इंडिया कैन बी लिबरेटेड ओनली बाय यूजिंग वायलेंस, है ना। अब अल्लूरी सीताराम राजू क्या करते थे? ये गोरिल्ला वॉर करते थे। क्या करते थे? गोरिल्ला वॉर। गोरिल्ला वॉर वही जो शिवाजी किया करते थे कभी औरंगजेब के अगेंस्ट, कि छुपे रहना और अचानक से अटैक करना, और अटैक करके मार पीट के फिर छुप जाना। इसे कहते हैं छापामार युद्ध, छापामार युद्ध, है ना। तो गोरिल्ला वॉर में क्या करते थे? ये ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स पर अटैक करते थे, उनके कैंप्स पर अटैक करते थे, और अचानक से उनको मार के और छुप जाते थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू का भी अपने लोगों को यह समझाना था
कि आप लोग गांधी जी की बात मानिए, खादी पहनिए, शराब छोड़ दीजिए, साफ सफाई से रहिए, है ना। लेकिन वो बिलीव करते थे कि इंडिया कैन बी लिबरेटेड ओनली बाई यूजिंग वायलेंस। गांधी जी अगर नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं तो हम नॉन वायलेंस पे बिलीव नहीं करते। हम ये कहते हैं, हम मतलब अल्लूरी सीताराम राजू कहता है कि सिर्फ वायलेंस का यूज करके ही हम इंडिया को फ्री करा सकते हैं। लिबरेट करना मतलब फ्री कराना। द गुडम हिल्स, द गुडम रिबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस एंड वोड टू कैरी गोरिल्ला वॉरफेयर फॉर अटेम्प्टिंग स्वराज। हावेवर अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया बाद में। ही कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। कब? 1924 में फांसी दे दी गई। चलिए, तो ये अल्लूरी सीताराम राजू हो गए। अब हम बात करेंगे कंट्री साइड में, मतलब कंट्री साइड का मतलब क्या है? जो गांव देहात के एरिया थे वहां पर चीजें कैसी थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड। तो यहां पर एक केस दिया गया है आपको अवध का, ठीक, अवध, हमारा अवध। सो अवध में एक नाम आया, आपने देखा कंट्री साइड, अवध के पीजेंट्स किसके अगेंस्ट थे? यहाँ के पीजेंट्स, यहाँ के लैंडलॉर्ड्स जो थे, जमींदार, जमींदार, है ना, बड़े बड़े नवाब टाइप के लोग, इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जो इन पीजेंट्स से बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह लेते थे और इन पीजेंट्स के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करते थे। तो पीजेंट्स इन लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट सब प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इस प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा था? तो एक नाम आपने पढ़ा, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र कौन थे? तो ये एक इंडेंचर्ड लेबरर थे जो कभी गए थे समुद्र पार करके किसी दूसरे देश में ब्रिटिशर्स के कॉन्ट्रैक्ट पर, वहां पर काम करने के लिए, ठीक। तो ये लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र से मिलने के लिए उस समय कौन आया? उस समय आए जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखिएगा, इसमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जेएल नेहरू उस समय आए थे और जेएल नेहरू ने बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर यहां पर एक अवध किसान सभा बनाई थी इन जून 1920। इन जून 1920, याद रखिए, जून 1920 में यहां पर क्या बनाया गया? अवध, AODH, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा। अवध किसान सभा बनाई इन जून 1920। उसके लीडर थे बाबा रामचंद्र और कुछ ही समय में 300 से ज्यादा ब्रांचेस हो गई अवध किसान सभा की। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अवध किसान सभा जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए बनाई गई थी, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्टैब्लिश होने में मदद जरूर की, लेकिन इनमें किसानों के काम करने का जो तरीका था वो गांधी जी की आइडियोलॉजी से बिलीव नहीं, मतलब मैच नहीं करता था। क्योंकि ये लोग भी वायलेंस में बिलीव करते थे। ये भी अपने पीजेंट्स पर अटैक कर रहे थे, लैंडलॉर्ड्स पर अटैक कर रहे थे, बाजारों को लूट रहे थे, होर्डिंग्स को लूट रहे थे, जो कि गांधी जी के आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट था। अब हम बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स। प्लांटेशन वर्कर्स के लिए मीनिंग ऑफ स्वराज क्या था? प्लांटेशन वर्कर्स जो प्लांटेशन में काम करने वाले लोग थे। तो प्लांटेशन में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, वो प्लांटेशन वर्कर्स ज्यादातर ट्राइबल पीपल थे, जो कभी फॉरेस्ट लॉज के आने के बाद उनके फॉरेस्ट से निकालकर उनको, उनके विलेजेस से निकालकर उनको असम जैसे टी प्लांटेशंस में ले जाकर इंप्लाई किया गया था, काम पर रखा गया था एज अ लेबरर। लेकिन उसके बाद में एक एक्ट आया जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स ने कानून बना दिया कि बिना अपने मालिक की अनुमति के, है ना, विदाउट द परमिशन ऑफ द लॉर्ड, है ना, वो जो लेबरर थे वो अपने प्लांटेशन को छोड़कर अपने घर नहीं जा सकते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि परमिशन कभी मिलती ही जल्दी नहीं थी। तो ये सब बेचारे क्या थे? अपने प्लांटेशन में कैद थे, बिल्कुल एक तरह से। अब जब इनके पास उड़ती उड़ती खबर आती है कि नहीं, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है और आने वाले समय ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, अब गांधी राज आने वाला है, ये बेचारे भोले भाले लेबरर कंफ्यूज हो गए और इन्होंने प्लांटेशन में काम करने वाले वर्कर्स ने इसकी मीनिंग दूसरे तरह से निकाल ली। इन्होंने सोचा कि गांधी राज आ रहा है और गांधी राज के आने से क्या होगा कि हमें इन लोगों के लिए काम करने की जरूरत नहीं होगी, अब हमको हमारे गांवों में ही जमीनें मिल जाएंगी और इसलिए हमें किसी तरह के अब इनके कानूनों को मानने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करें, अपने अपने घर चलो, लौट चलते हैं। तो इन प्लांटेशन वर्कर्स ने क्या किया? इन वर्कर्स ने अपने प्लांटेशन को छोड़ दिया और बिना परमिशन लिए अपने घर की ओर निकल गए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी कि प्लांटेशन वर्कर्स जब बाहर निकले प्लांटेशन से, बागानों से, तो उन्होंने देखा कि किसी तरह का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट अवेलेबल क्यों नहीं था? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए हर तरह के ट्रांसपोर्ट में क्या चल रही थी? स्ट्राइक चल रही थी। तो पुलिस ने इनको रास्ते में ही पकड़ लिया और मारपीट के फिर से प्लांटेशन में ले आए। तो ये बेचारे थोड़ा सा भोले भाले लोग बेवकूफ बन गए, है ना। हालांकि उस समय कम्युनिकेशन का कोई ऐसा वो नहीं था, तो ऐसा देख सकते हैं कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से ऐसा हो सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब अगला टॉपिक हम ले रहे हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद हम सीधे सीधे आ जाएंगे किस पर, क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है? स्पीड तेज है, लेकिन आपको इसी स्पीड से काम करना पड़ेगा अगर आपको पेपर देना है तो सिविल डिसोबीडियंस को कहते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है कि किसी की बात मानने से मना कर देना, है ना, रूल्स तोड़ देना, रूल्स तोड़ देना। अब एक तरफ आपने देखा नॉन कोऑपरेशन, एक तरफ देखा सविनय अवज्ञा। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन में अंतर क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो इन फरवरी 1922 हमने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? ड्यू टू चौरी चौरा। चौरी चौरा याद रखिएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करने के पीछे रीजन क्या था? चौरी चौरा। चौरी चौरा कहां है? गोरखपुर में। अगर मैप में लगाने के लिए आएगा तो कहां लगाएंगे? गोरखपुर। ठीक, तो फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। चौरी चौरा में क्या था कि बहुत सारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले प्रोटेस्टर्स रैली निकाल रहे थे और उसी टाइम में बहुत सारे पुलिस वाले आ गए, उन्होंने उनके साथ कुछ बहस की और फिर भीड़ ने गुस्से में आकर पूरे थाने को जला दिया, स्टेशन को जला दिया और उसमें बहुत सारे पुलिस वाले जलकर मर गए। तो गांधी जी को जब पता चला कि चौरी चौरा में हमारे नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने वाले सत्याग्रहियों ने ऐसा किया है, तो उनको बहुत बड़ा धक्का लगा कि हम इतना बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं, सत्याग्रह पर चला रहे हैं, पीसफुल मूवमेंट होना चाहिए और वायलेंस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे सत्याग्रही अभी भी तैयार नहीं है, तो हमें ये मूवमेंट बंद करना पड़ेगा और पहले उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि फरवरी 1922 में मूवमेंट बंद किया। कौन सा मूवमेंट? एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। तो अब एनसीएम बंद हो गया। अब हम बात करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने की बात सोच ही रहे थे गांधी जी कि कोई ऐसा रीजन मिल जाए जिससे मैं एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च करूं, लेकिन रीजन नहीं मिला। कुछ समय तक कोई भी मूवमेंट लॉन्च नहीं हुआ। 1922, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक, है ना। 28 में क्या हुआ? 1928 में आ गया इंडिया में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन एक कमीशन था जो 1919 में बनाए गए ब्रिटिशर्स के एक रूल को रिव्यू करने के लिए लंदन से भेजा गया था, जिसके लीडर थे सर जॉन साइमन। जॉन साइमन। अब ये कमीशन इंडिया आया था इंडियंस के लिए जो रूल्स बनाए जा रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए, अगर कोई सुधार करने की जरूरत है तो उनको सजेस्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को सजेस्ट करने के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि साइमन कमीशन में एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। अगर इंडिया के रूल चेक करने आ रहे हैं तो भाई इंडियंस को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो जब ये 1928 में पहुंचे तो यहां पर इनका वेलकम कैसे हुआ? गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, है ना। मतलब बहुत बुरा वेलकम हुआ, काले झंडे वंडे दिखाए गए, खूब नारेबाजी हुई। और इस गो बैक साइमन में, इस मूवमेंट में इसको अपोज करते हुए एक इंडिया के बहुत फेमस लीडर मारे गए, जिनका नाम था बहुत सम्मानित लीडर हैं, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के मरने से इंडिया में फिर से एक बहुत बड़ी चिंगारी आ गई नेशनलिस्ट लोगों में, खासकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे उस समय जो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर वाले लीडर थे, उनको इसका बहुत बड़ा धक्का लगा। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद, उनकी हत्या हो जाने के बाद, क्योंकि लाठी चार्ज हुआ था उसमें मारे गए थे सर पे लाठियां पड़ने से, है ना। उन्होंने कहा कि मेरे सर पे पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिशर्स के ताबूत की एक एक कील साबित होगी, और ऐसा ही हुआ। तो ब्रिटिशर्स ने जब लाला लाजपत राय का मर्डर किया, एक तरह से वो मर्डर ही था, तो उसमें क्या हुआ कि एक फिर से एक स्पार्क आ गया नेशनलिस्ट मूवमेंट में। अब उसका फायदा उठाकर उस समय गांधी जी ने क्या किया, उस समय के जो इंडिया में वायसराय थे, इनका नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को उन्होंने एक लेटर सेंड किया इन 1930, और इस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स रख दी। 11 डिमांड्स की 11 सूत्रीय मांगे, और 11 डिमांड्स में उन्होंने कहा कि अगर ये डिमांड्स हमारी टाइम से पूरी नहीं की गई तो मैं एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तरह से एक धमकी भरा पत्र था। अब इरविन ने 11 डिमांड्स पढ़ी और उन्होंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, मानेंगे नहीं मानेंगे, कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है, बहुत सारे मूवमेंट आए गए और कुछ भी नहीं हो पाया। तो उन्होंने 11 डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की, और उसमें जो मेजर डिमांड थी वो थी एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। अब सॉल्ट टैक्स क्या था कि इंडियंस को एक तो सॉल्ट बनाने की अनुमति नहीं थी, दूसरा नमक पर बहुत ज्यादा टैक्स भी लगा हुआ था। तो सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करने की डिमांड इसलिए रखी गांधी जी ने क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो गरीब से अमीर कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कम्युनिटी, किसी रिलीजन, किसी कास्ट का हो, किसी जेंडर का हो, किसी भी सोशल सेक्शन से आता हो, वो नमक जरूर खाता है। इसीलिए नमक को उठाया मुद्दे में, है ना।
तो उन्होंने सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करने की बात की, उन्होंने सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करिए और ब्रिटिशर्स इंडियंस को भी मौका मिले जिससे कि इंडियंस भी सॉल्ट अपने लिए बना सकें। So Gandhiji on 31st January 1930 sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. While some of these demands were of general interest and some were specific. Specific में यही आएगा salt tax. So the most stirring of all demands was the demand of abolish salt laws. So Gandhiji chose salt as it was used by the people of all sections of the society and was an essential food item. So when demands were not fulfilled, जब उनकी बात नहीं मानी गई, गांधी जी started his famous salt march. कब? On April 11, 1930, है ना? उन्होंने अप्रैल 11, 1930 से सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया? सॉल्ट मार्च। कहां से स्टार्ट किया? अपने आश्रम से, और वो कहां था? साबरमती आश्रम, गुजरात। साबरमती आश्रम, गुजरात। और कहां के लिए स्टार्ट किया? टू दांडी। दांडी एक कोस्टल विलेज है जहां जाकर उनको नमक बनाना था। सो ऑन 11th of April 1930 he reached Dandi, a coastal village of Gujarat, and violated the law by manufacturing the salt, making the beginning of the civil disobedience movement. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कहां से हुआ? गांधी जी के डांडी पहुंचकर और सॉल्ट बनाने से हुआ। उन्होंने वहां पहुंचकर मुट्ठी भर सॉल्ट बना दिया और सॉल्ट मेकिंग करके उन्होंने बता दिया कि हम भी सॉल्ट बना सकते हैं और आपके रूल नहीं मानेंगे। तो 11th ऑफ मार्च को ये स्टार्ट नहीं हुआ था, बल्कि 11th ऑफ मार्च को ये पहुंचे थे। ठीक है, 11th ऑफ अप्रैल, सॉरी मार्च नहीं, अप्रैल। तो ये 11th अप्रैल को वहां पर पहुंचे थे। अब इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। सो अब गांधी जी के एक बार नमक बना देने से क्या हो गया कि सारे लोगों को ये इंस्पिरेशन मिल गई कि हम भी नमक बनाएंगे, गांधी जी की बात मानेंगे, इनके रूल नहीं फॉलो करेंगे ब्रिटिशर्स के। तो पीपल पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट इन द फॉलोइंग वेज। उन्होंने कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया? तो पीपल अक्रॉस द नेशन ब्रोक द सॉल्ट लॉ। उन्होंने सबसे पहले नमक कानून तोड़ा। कैसे? दे मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। ब्रिटिशर्स की जो सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उसके सामने खड़े होकर डिमॉन्स्ट्रेशन किया, प्रदर्शन किया। दूसरा कैसा क्या किया कि दे द फॉरेन क्लॉथ्स वर बायकॉटेड एंड लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। पिकेटिंग करना मतलब रास्ता रोक लेना, है ना? ऐसे कहते हैं कि दुकान के अंदर जाने नहीं देंगे, सामने खड़े हो जाएंगे, तो इससे पिकेटिंग करना। क्या करना? पिकेटिंग करना। देन पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स। पीजेंट ने कहा कि हम रेवेन्यू नहीं देंगे गवर्नमेंट को, गांधी जी ने कहा है कि नमक वो कानून तोड़ना है। दूसरी तरफ चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया गया। एंड विलेज ऑफिशियल रिजाइन एंड पीपल लिविंग इन कंट्री साइड वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज। तो विलेज के जो काम करने वाले अधिकारी थे विलेज लेवल पर, उन्होंने रिजाइन दे दिया और लोगों ने क्या किया कि फॉरेस्ट लॉज को भी तोड़ना कंट्री साइड में, गांवों में शुरू कर दिया। अब ब्रिटिशर्स भी चुप नहीं बैठेंगे, उन्होंने भी गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के जो प्रोमिनेंट लीडर थे, बड़े बड़े लीडर थे जो कि इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जवाहरलाल नेहरू, है ना, और खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऐसे बहुत सारे लोग थे उसमें। So the government began arresting Congress leaders. So this in turn led to the violent clashes at many places. बहुत सारे स्थानों पर टकराव भी हुए ब्रिटिशर्स के लोगों के साथ, क्योंकि क्यों अरेस्ट कर रहे हैं भाई इतने लोगों को। So when Gandhi ji was arrested during the course of the movement, industrial workers in Solapur attacked police posts, municipal buildings and structures that symbolize the British rule. तो जब गांधी जी को फाइनली अरेस्ट किया गया तो जो सोलापुर के वर्कर्स थे, है ना, उन लोगों ने पुलिस स्टेशन, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, सब पर अटैक कर दिया। हर वो चीज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिंबलाइज करती थी। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। गवर्नमेंट भी चुप नहीं बैठेगी, वो भी ब्रूटली रिप्रेस। ब्रिटिशर्स का काम यही था, वो तो एक तरह से समझ लीजिए कि उनको वो डेमोक्रेसी तो चला नहीं रहे थे, तो उन्होंने ब्रूटली रिप्रेस किया, गोलियां चलाई, लोगों को अरेस्ट किया, जेल में डाल दिया, और ऐसे ऐसे करके पूरे इंडिया में लगभग 1 लाख लोग अरेस्ट हुए। कितने? 1 लाख पीपल। अब इसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी थे, यंग तो थे ही, और प्रोमिनेंट लीडर्स भी थे, इवन गांधी जी खुद थे। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर गांधी जी खुद अरेस्ट हुए होते तो शायद ये मूवमेंट कभी बंद नहीं होता, लेकिन जब इतने सारे लोग अरेस्ट हो गए तो गांधी जी को निगोशिएट करने पर फोर्स किया गया कि हम इन प्रिजनर्स को तभी रिलीज करेंगे जब गांधी जी पहले अपना मूवमेंट कॉल ऑफ करेंगे, बंद कर देंगे, और दूसरी चीज कि उसी समय लंदन में चल रहे सेकेंड राउंड टेबल समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस की ओर से लंदन जाएंगे। तो गांधी जी को यह बात माननी पड़ी और इसे कहा गया गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट। याद रखिए कि जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया और 1 लाख लोगों को छुड़ाने की बात आई
तो गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता किया और इसे कहा गांधी इरविन पैक्ट। क्या कहा गया? गांधी इरविन पैक्ट। क्लियर? तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 1930 में। क्यों हुआ? इन लोगों को रिलीज कराने के लिए। इसमें क्या था कि कॉल ऑफ या विड्रॉ ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सीडीएम, और दूसरा अटेंड सेकेंड राउंड टेबल समिट। राउंड टेबल समिट। क्लियर? और ये कहां हो रही थी? लंदन में। तो गांधी जी से कहा गया कि आप जाइए लंदन और राउंड टेबल समिट वगैरह में पार्टिसिपेट करिए और अपना सीडीएम बंद कर दीजिए, हम इन लोगों को छोड़ देंगे। गांधी जी ने कहा ठीक है चलो बंद करते हैं। उन्होंने सीडीएम को बंद किया और ब्रिटिशर्स की बातों पर विश्वास करके वो चले गए लंदन सेकेंड राउंड टेबल समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिशर्स ने एक तरह से गांधी जी को चीट किया था, बेट्रायल था, ये एक तरह से धोखा था। कैसे? जैसे ही गांधी जी यहां से निकलते हैं लंदन जाने के लिए, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? ब्रिटिशर्स सारे प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स को पकड़ के जेल में डाल देते हैं फिर से, और कांग्रेस को बैन कर देते हैं। कांग्रेस को बैन कर देते हैं। गांधी जी बेचारे लंदन में थे, उनको वहां पर पता नहीं चला। उसमें मोबाइल फोन, टेलीफोन ये सब तो होता नहीं था, व्हाट्सएप कि यहां से व्हाट्सएप कर दिया, गांधी जी को मिल गया। अब गांधी जी उस समय लंदन आने जाने में 3-4 महीने लगते थे। तो गांधी जी जब वापस लौट कर आए, हालांकि राउंड टेबल समिट फेल हो गई, नेगोशिएशन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे और अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में कुछ चीजें सॉल्व नहीं हुई और इससे वो समिट फेल हो गई और गांधी जी वापस लौट आए। गांधी जी वापस लौट कर आते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस हो गए। भाई मैं तो सोच कर गया था कि ये लोग इनको लीडर्स को छोड़ देंगे और इन्होंने फिर से जेल में बंद कर दिया। उल्टा जो है इन्होंने कांग्रेस को बैन कर दिया है। तो गांधी जी ने दोबारा से 1931 में, है ना, सेकंड राउंड टेबल समिट कब हुई थी? याद रखिए 1931। तो जब ये लौट कर आए 1931 में, तो इन्होंने दोबारा से सीडीएम को रीलॉन्च किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब इनके साथ उतने सपोर्टर नहीं थे, क्योंकि गांधी जी के बार बार मूवमेंट कॉल ऑफ करने की वजह से सपोर्टर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर गांधी जी क्या कर रहे हैं। बार बार मूवमेंट लॉन्च करते हैं फिर उसे विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अभी तक यहां तक कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कवर करेंगे। तो हम सीडीएम तक पहुंच गए हैं, सीडीएम को कॉल ऑफ करा दिया है। अब नेक्स्ट हम क्विट इंडिया मूवमेंट करके और फिर नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाएंगे। स्पीड में करना है ना। तो फ्रीक्वेंटली 3-4 वीडियो आपको रोज मिल जाएगी और इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपना भी रिवाइज करते रहिए। थैंक यू। कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में आकर बात कर सकते हैं।